नमस्कार, मॉर्निंग गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाद। बेहतर रिटर्न हासिल करने के लिए जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कम से कम हो और इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि कहीं आपका निवेश पैटर्न अनजाने में रिस्की तो नहीं। इसलिए आज हम बताएंगे कि पोर्टफोलियो में छिपे रिस्क को आप कैसे पहचानें, रिस्क मैनेजमेंट के स्मार्ट तरीके क्या हैं जो आप अपना सकते हैं और कैसे बनाएं बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। साथ ही यह भी जानिए कि क्या पोर्टफोलियो में रिस्क को फिक्स करने का फॉर्मूला सही मायने में होता है। शो में हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे, साथ ही निमित कंसल्टेंसी के फाउंडर नितेश बुद्धदेव भी इस वक्त हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं क्षितिज, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि रिटर्न तो बहुत अच्छा मिले, लेकिन रिटर्न की इस चाहत में वो ये भूल जाते हैं कि छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्क को कई बार बढ़ा देते हैं। तो आप ये बता दीजिए सबसे पहले तो कि म्यूचुअल फंड में कौन से वो रिस्क होते हैं जिनको हमें पहचानना चाहिए और बहुत जरूरी है कि ये पहचान में आए। ऋषिकेश। स्मिता जी नमस्ते, नितेश जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सवाल है कि म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या रिस्क होते हैं, क्योंकि अधिकतर हम एम्फी के जब डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो रिस्क की परिभाषा जो है वो अधिकतर हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क इस तरीके से होती है, लेकिन रिस्क का जो नंबर है उसकी गणना ज्यादा होती नहीं है। जैसे हम रिटर्न्स की जब भी बात करते हैं तभी हम एक हार्ड नंबर की बात करते हैं। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, हम कहते हैं 15% का रिटर्न मिलेगा, 17% का रिटर्न मिलेगा। एक रिटर्न एक हार्ड नंबर होता है, लेकिन हम जब रिस्क की बात करते हैं तब हमेशा एक ऑब्जेक्टिव नहीं लेकिन सब्जेक्टिव टर्म यूज किया जाता है, तो वहां पे भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होना बहुत जरूरी है। तो क्या दो तीन चीजें हैं जो जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि रिस्क के लिए बीटा क्या है पोर्टफोलियो का, या फिर स्कीम का बीटा कितना है। बीटा का मतलब क्या होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहता है। जब भी मार्केट टूटता है या बढ़ता है, समझो टूटता है, अगर 10% से मार्केट टूट रहा है तो आपका निवेश जो है या आपकी जो स्कीम है वो कितने हद तक गिरती है। अगर मार्केट 10% से गिरा और आपका स्कीम केवल 5% से गिरी, इसका मतलब होता है आपका बीटा 0.5 का है। तो वो आपको बताता है कितनी सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स द मार्केट, और बीटा एक पैमाना है जिससे आप इसकी नाप कर सकते हैं। दूसरा होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको ये बताता है कि आप क्या रेंज में रिटर्न पा सकते हो। जब आप इक्विटी में निवेश करते हो तो कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते हैं, लेकिन एक रेंज मिल सकती है। आप अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का पता कर लो तो, उसका कैलकुलेशन कर लो तो, उदाहरण के तौर पे अगर कोई स्कीम है जिसके एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% के हैं लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन 5% का है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जब रिटर्न्स आएगा एक साल के बाद, तब 15+5 15-5, तो उसकी एक रेंज मिल जाएगी 10 और 20 की। तो 10 और 20 की रेंज में वो रिटर्न्स गिरने की गुंजाइश होती है करीबन 68% की। तो ये दो पैमाने हुए रिस्क समझने के। लेकिन और दो पैमाने हैं जो हमने समझने चाहिए, वो जिसको कहते हैं हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। एक होता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आपको बताता है कि हर एक कदम रिस्क के आपने कितना रिटर्न बनाया। और ट्रेनर रेशियो होता है, वो भी समान चीज ही बताया, लेकिन शार्प रेशियो में स्टैंडर्ड डिविएशन यूज होता है, लेकिन ट्रेनर रेशियो में बीटा यूज होता है। तो ये 4 प्रमाण है। पहले 2 प्रमाण आपको रिस्क बताएंगे, दूसरे 2 प्रमाण जो है वो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताएंगे। बिल्कुल, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपने ये बताया है दर्शकों को कि किस तरीके से उनको म्यूचुअल फंड में जो रिस्क के फैक्टर्स हैं उनका ध्यान रखना है। अब नितेश, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, हर कोई निवेश करते वक्त तो इसका प्रॉपर रिसर्च करता है, समझता है, जानता है कि कैसे और किस तरीके से इसका एलोकेशन आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, लेकिन इन तीनों ही एसेट क्लास के साथ किस तरीके के रिस्क जो है वो भी आते हैं। बिल्कुल स्मिता, जब भी हम बात करते हैं कोई भी निवेश की, मुझे लगता है कि रिस्क एंड रिटर्न एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे हम ऋषिकेश भी बता रहे थे कि हम शायद रिटर्न तो देख लेते हैं, पर उसमें अंडरलाइंग रिस्क कितना है ना, वो जानना बहुत ही आवश्यक है। बिकॉज अगर मुझे वो रिस्क समझ गया ना, बिकॉज रिस्क तो गारंटेड आता है, अभी रिस्क गारंटेड जो आता है वो समझ लिया तो मैं रिटर्न को किस हिसाब से मैनेज करना है वो मुझे समझ जाएगा। तो जब बात आती है स्मिता ओवरऑल इक्विटी फंड्स की, तो उसमें कई तरीके के रिस्क है। जो एक सिंपल सा रिस्क है वो जो सब समझते हैं, वो मार्केट रिस्क या तो वॉलेटिलिटी रिस्क है। मतलब बिकॉज जब म्यूचुअल फंड है वो निवेश कर रहा है मार्केट लिंक्ड सिक्योरिटीज में, मतलब क्या है, उसकी प्राइस ऊपर या नीचे जा सकती है काफी कारणों के हिसाब से, राइट।
तो वो हो जाता है आपका वॉलेटिलिटी रिस्क। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए निवेश किया है और मार्केट नीचे चला गया तो शायद वो 90,000 भी हो सकता है, और ऑफ कोर्स 1,10,000 भी हो सकता है। तो सबसे पहला आपका आ गया मार्केट एंड वॉलेटिलिटी रिस्क। दूसरा आता है लिक्विडिटी रिस्क। ऑफ कोर्स बहुत ही लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड्स जब हम बात कर रहे हैं तब, बट ऐसी सिचुएशन आ सकती है, सेबी ने अभी कंपलसरी किया है, जैसे कि स्मॉल कैप आपके फंड्स है, उसमें कितने दिन में टोटल पोर्टफोलियो अगर उनको खाली करना है तो कितने दिन लगेंगे, उससे पता चलता है कि पोर्टफोलियो जो ओवरऑल है, अंडरलाइंग पोर्टफोलियो कितना लिक्विड है या नहीं है। तो वो हो गया आपका लिक्विडिटी रिस्क। दूसरा आता है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अगर आपका म्यूचुअल फंड बहुत ही कोई सेक्टर ऐसा है या कोई स्टॉक में ओवर कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर वो खराब करता है तो भी आपका रिटर्न खराब हो सकता है। तो हो गया वो आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। काफी लोग, स्मिता, अभी काफी लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो करेंसी रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपका डॉलर, पाउंड वगैरह कैसा करेंगे रुपये के सामने, उससे भी डिटरमाइन होता है, क्योंकि उससे आपका रिटर्न अफेक्ट होगा। तो वो भी एक रिस्क है, वो आपका करेंसी रिस्क हो गया ऑफ कोर्स। और जैसे फर्स्ट फेब को बजट आता है तो आपका जो टैक्सेशन, जो पॉलिसी चेंज आएगा, गवर्नमेंट जो चेंजेस करेंगी, उससे भी एक तरीके का आप रिस्क बोल सकते हो, पॉलिटिकल, रेगुलेटरी और तो टैक्सेशन रिस्क उसको आप बोल सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें एक रिस्क होता है फंड मैनेजर्स रिस्क, क्योंकि अगर आपका अंडरलाइंग जो बेंचमार्क है उससे आपका कम रिटर्न भी आ सकता है एक्टिव फंड में, तो वो हो गया आपका फंड मैनेजर्स रिस्क। ये हो गई हमारे इक्विटी फंड्स की बात, और हाइब्रिड में जो इक्विटी पोर्शन आता है उसकी बात। डेट में भी काफी 2 से 3 ऐसे पॉइंट है जो समझने चाहिए। सबसे पहले आता है क्रेडिट रिस्क। अगर आपने जो बॉन्ड्स में पैसे डाल के रखे हैं, जो आपके फंड मैनेजर ने बॉन्ड्स में पैसे डाल के रखे हैं, शायद वो डिफॉल्ट कर जाता है या उसका इंटरेस्ट टाइम पे नहीं आता है, तो वो हो गया आपका क्रेडिट रिस्क। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर अपनी इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट अप एंड डाउन होगा, उसकी उसकी वजह से बॉन्ड्स की प्राइस अप डाउन होगी जो आपका अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में है, और उसकी वजह से आपकी एनएवी डाउन जा सकती है। तो डेट फंड में भी ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। और लिक्विडिटी रिस्क, जो हमने एक 2020 में कोविड के दरमियान एक में देखा था, और हमने देखा है कि भले ही लोगों को कैपिटल लॉस नहीं हुआ, पर जब पैसे की जरूरत थी स्मिता, तब उनको वो पैसे नहीं मिले। वो हो गया आपका लिक्विडिटी रिस्क। तो ये इतने सारे रिस्क है, उसमें से शायद हम एक आध रिस्क को ही समझते हैं, वो है कि हमारा कैपिटल लॉस हो सकता है, पर ये सारे रिस्क है जो आपको म्यूचुअल फंड में समझने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसीलिए आज का हमारा ये शो भी उन्हीं दर्शकों के लिए जो ये समझे कि कितने सारे अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं। और ऋषिकेश, हमने बहुत अच्छे से समझा, अभी आपने भी समझाया, नितेश ने भी समझाया। अब जरा ये बताइए कि $100 मिलियन सवाल तो ये है कि इसको फिक्स किया जा सकता है, फिक्स हो सकते हैं ये रिस्क? जी बिल्कुल, रिस्क फिक्स बिल्कुल हो सकता है, बल्कि रिस्क ही फिक्स हो सकता है, रिटर्न कभी फिक्स नहीं हो सकता है। अगर आप देखें फिनांस की मोटी मोटी किताबें देखो तो नॉमेनक्लेचर ऐसे कॉइन किए गए हैं, कभी भी रिस्क कम्स विद द वर्ड मैनेजमेंट, रिटर्न कम्स विद द वर्ड एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब ये होता है रिटर्न जो है ये बाहरी चीजों पे निर्भर रहता है, बल्कि रिस्क जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप अच्छी तरह से रिस्क मैनेज कर लो तो रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन तो हो ही जाता है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा विस्तार में बात करूंगा किस तरह से हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमको ये लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में हमको कितना रिटर्न बनाना है। तो समझ लेते उदाहरण के तौर पे हमको 12-13% का रिटर्न बनाना है, तो उसके लिए हमको एक एसेट मिक्स करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब भी हम रिटर्न का टारगेट रखते हैं या एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हमको एक रिस्क का भी लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बीटा एक प्रमाण है रिस्क काउंट करने का, तो पोर्टफोलियो का बीटा क्या होगा ये आपको बताएगा कि आपकी जर्नी कैसे हो सकती है। तो समझो आपने 12% के रिटर्न के लिए एक पोर्टफोलियो बना लिया, लेकिन वही 12% का रिटर्न के लिए आप कहते हो कि मेरे रिस्क का लक्ष्य ये रहेगा कि मैं 30% लेसर रिस्क देन मार्केट लूंगी। तो अगर मार्केट, इसका मतलब यह है कि मेरे पोर्टफोलियो का बीटा 0.7 रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट 10% से नीचे गिरता है तो मेरा पोर्टफोलियो केवल 7% से गिरेगा। ये हो गई मेरा रिस्क का प्रमाण। तो ये कैसे हासिल हो सकता है? सबसे पहली बात तो एक बार आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया अपने रिटर्न और रिस्क का, तो आपको एक एसेट मिक्स करना बहुत जरूरी है। एसेट मिक्स कैसे कर सकते हो? 80% 70% इक्विटी में डाल के बचा हुआ डेट में डाल सकते हो। दूसरी चीज, दूसरा पड़ाव यह है कि अब हमको देखना पड़ेगा कि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन जो की बात हो रही है, अक्रॉस मार्केट कैप्स कितना डाइवर्सिफाई हो रहा है। समझो 55% इक्विटी में डाल दिया, 30% मिड कैप में डाल दिया,
सॉरी 55% लार्ज कैप में डाल दिया, 35% मिड कैप में डाल दिया और बचा हुआ स्मॉल कैप में डाल दिया। तो ये हो गया एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तीसरे पड़ाव पे आप देखते हो कि आपका कैटेगरी सिलेक्शन, कुल मिला के 13 कैटेगरीज सेबी ने डिफाइन की है 2018 में। उन 13 कैटेगरीज में आप कौन सी कैटेगरीज का चुनाव करते हो ताकि आपका रिस्क कम हो। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप इस पे अमल करो तो आपका रिस्क कम होने की गुंजाइश है। सारी स्ट्रैटेजी की पार्ट हुई, लेकिन स्ट्रैटेजी आप डिजाइन करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका रिस्क कितना लेना चाहोगे, पोर्टफोलियो का बीटा कितना होना चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये वो सारी बातें हैं जिससे कि आप रिस्क को बड़े आराम से फिक्स कर सकते हैं, जो ऋषिकेश ने आपको बताया। लेकिन नितेश, फिर भी हम ये देखते हैं कि कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि अगर ज्यादा रिस्क ले लिया तो रिटर्न भी बेहतर मिलेगा। एक ये भी फॉर्मूला है। क्या ये बिल्कुल उसी तरीके का है क्या, डर के आगे जीत है टाइप से, या फिर ये इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है सोच में? स्मिता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थैंक्स फॉर आस्किंग दिस। बिकॉज स्मिता, जब बात आती है ना रिस्क की, तो वही है, रिस्क है तो इश्क है, और जैसे आपने बोला डर के आगे जीत है, और ये सब बातें होती है और सबको अच्छा लगता है कभी बार रिस्क लेना। पर मैं डेटा के साथ प्रूव करूंगा स्मिता कि हायर द रिस्क डज नॉट मीन हायर द रिटर्न। यस, मैं डेटा के साथ प्रूव करना चाहूंगा, क्योंकि जब लोग बोलते हैं कि मैं हायर रिस्क लूंगा तो मुझे हायर रिटर्न मिलेगा, तो फिर मैं हायर रिस्क नितेश क्यों लेने नहीं देते हो, या आप मुझे स्मॉल कैप का एलोकेशन क्यों कम दे रहे हो। तो मैं जब डेटा देख रहा था स्मिता, तो मैंने लास्ट 10 साल का और 15 साल का डेटा निकाल के देखा। निफ्टी 100 का टोटल रिटर्न इंडेक्स का जो डेटा है लास्ट 10 साल का, उसने रिटर्न दिया है 13.80%। निफ्टी मिड कैप ने रिटर्न दिया है 18.50%। निफ्टी स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है 15.80%। और निफ्टी 500 ने रिटर्न दिया है 14.70। अगर ये बात सच होती कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, बिकॉज सबको लगता है स्मॉल कैप बहुत अच्छा रिटर्न देता है, वो स्मॉल कंपनियां होती है, बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, मैं मानता हूं ऐसी बात सही है, पर हर बार ये सही नहीं होता है। बिकॉज ये 10 साल का जो हम डेटा देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि स्मॉल कैप 250 ने रिटर्न दिया है 15.8%, उसके सामने निफ्टी मिड कैप ने 18.5% रिटर्न दिया है। मतलब कम ड्रॉ डाउन। जब भी आप स्मॉल कैप में पैसे डालते हो, तो जब मार्केट अगर 20-30% गिरा है 2020 में, तो स्मॉल कैप तो 50-60% भी गिरे हैं। ठीक है, तो स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है, बट रिटर्न आपने देखा मिड कैप के कंपैरिजन में कम मिला है। अगर सिर्फ ये 10 साल की बात नहीं, अगर मैं 15 साल का डेटा भी देखता हूं, तो निफ्टी 100 ने रिटर्न दिया है 11%, निफ्टी मिड कैप ने 15.7%, निफ्टी स्मॉल कैप ने 13% और निफ्टी 500 ने 12.2%। इधर भी स्मिता प्रूव होता है कि निफ्टी स्मॉल कैप ने रिस्क ज्यादा लिया पर रिटर्न कम दिया मिड कैप के कंपेयर में। उतना ही नहीं, अगर हम थोड़ा और आगे जाके देखें, निफ्टी 500 ओके, जो एक 500 इंडेक्स का, एक 500 स्टॉक का एक इंडेक्स है, उसने 12.2% रिटर्न दिया, मतलब सिर्फ 80 बिप्स कम रिटर्न दिया स्मॉल कैप से। तो मेरा मानना यह है कि ये डेटा देख के लोग को समझना पड़ेगा कि हायर द रिस्क डज नॉट मीन हायर द रिटर्न। जैसे ऋषिकेश बता रहे थे, ओनली थिंग विच इज फिक्स्ड इज रिस्क, और उसको आप मैनेज कर सकते हो, कम नहीं कर सकते। बट काफी बार जैसे हम सेक्टर फंड की बात करते हैं, अगर स्मॉल कैप के साथ में बात करूं, तो सेक्टर फंड में जितना आप रिस्क लेते हो उससे कई गुना आप कम रिस्क लोगे मिड कैप फंड में। ओके, और उसमें आपको सेम रिटर्न मिल जाएगा, शायद अच्छा रिटर्न मिल जाएगा सेक्टर और थीमेटिक फंड से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो ये एक डेटा के द्वारा मैं बताना चाहता था। मुझे लगता है ऋषिकेश भी इस पे कुछ कहना चाह रहे थे। ऋषिकेश, क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? जी बिल्कुल, इस पे एक काफी मशहूर स्टडी हुई है, जिसे हम विलियम शार्प की थ्योरी कहते हैं। मार्कोविट्स थ्योरी का इजाद हुआ था 1951 में, जहाँ पे उन्होंने कहने की कोशिश की थी कि एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है लेकिन आसानी के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो विलियम शार्प और मार्कोविट्स, इन दोनों ने एक थ्योरी इजाद की थी, जिससे हमको पता चलता है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये थ्योरी गलत है। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक ग्राफ बनाओ तो वो आगे चल के प्लेटो हो जाता है। तो सिर्फ केवल रिस्क बढ़ते जाती है, रिटर्न नहीं बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक लीनियर लाइन नहीं बना रहे हो। जब लीनियर लाइन बनती है तब जाके ये सही होता है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। और उसके लिए उन्होंने कैपिटल मार्केट लाइन, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, पर एक कैपिटल मार्केट लाइन का इजाद किया था, जिसके वजह से आपको पता चलता है कि उसी कैपिटल लाइन पे अगर आप हायर रिस्क लो तब आपका हायर रिटर्न बनेगा। अदरवाइज नॉर्मल मार्केट सिचुएशंस में, जैसे सर ने भी कहा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न एक मिथ है।
बिल्कुल, और इस बात को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रिस्क मैनेजमेंट के स्मार्ट तरीके भी होते हैं। जानेंगे अपने गेस्ट से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पोर्टफोलियो में अगर रिस्क है तो उसको कैसे करेंगे फिक्स, यही जानने की कर रहे हैं आज हम कोशिश। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त ऋषिकेश पालवे हैं और साथ ही नितेश बुद्धदेव हमारे साथ हैं। ऋषिकेश, एक बार फिर आपके पास आती हूँ और इस बार जरा ये बताइए कि बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर हो गए हैं आजकल, तो ये आपका भी अनुभव होगा इस बारे में। तो इन स्मार्ट इन्वेस्टर्स को ये बताइए कि कौन से वो स्मार्ट टिप्स, तरीके क्या होते हैं जिससे कि वो अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को फिक्स खुद भी कर सकते हैं। तो स्मिता जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर उनको रिस्क फिक्स करनी है तो उनको दो तीन चीजें समझनी बहुत जरूरी है। केवल रिस्क या केवल रिटर्न नहीं देख सकते। रिस्क और रिटर्न ये दो पैमाने, उसका मिश्रण करके देखना बहुत जरूरी है। वो मिश्रण को कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब क्या होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप एक पोर्टफोलियो बना लेते हो। चलो उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। आपने एक पोर्टफोलियो बना लिया, 70% इक्विटी में डाल दिया और 30% जो है डेट में डाल दिया। उसका रिटर्न आया समझो 14% का रिटर्न आया, और मार्केट का रिटर्न आया करीबन 12% का। तो हम कहते हैं कि मार्केट से हमने 2%, पोर्टफोलियो ने 14 दिया, मार्केट ने 12 दिया, तो हम कहते हैं 2% का अल्फा आ गया या 2% का इंक्रीमेंटल रिटर्न आया। तो ये गलत तरीका है चेक करने का, क्योंकि अगर रिस्क देखो तो ये 80-20, 80% इक्विटी या 70% इक्विटी एंड 30% डेट है। तो इसका बीटा अगर हम नाप करें तो उसका बीटा आता है 0.7 का करीब करीब। पर इक्विटी का अगर आप बीटा देखो तो इक्विटी का बीटा तो 1 आएगा। तो एक का रिस्क 1 है और दूसरे का रिस्क 0.7 है, तो इनकी तुलना करना गलत होगा। तो तुलना अगर करनी है तो समान रिस्क वाली चीजों की करनी होगी। तो अगर पोर्टफोलियो का रिस्क 0.7 है तो आपको एक हाइपोथेटिकल बेंचमार्क बनाना पड़ेगा, रिस्क एडजस्टेड बेंचमार्क बनाना पड़ेगा जिसका बीटा 0.7 है, और फिर उन दोनों के रिटर्न का तुलना करोगे और उसका डिफरेंस जो आएगा उसे कहते हैं जेनसेंस अल्फा। तो आपको जेनसेंस अल्फा नापने की जरूरत है अगर आप पोर्टफोलियो का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न नापने की कोशिश कर रहे हो तो। लेकिन आप अगर स्कीम लेवल या प्रोडक्ट लेवल का अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न नापने की कोशिश कर रहे हो तब आपको शार्प रेशियो नापना बहुत जरूरी है। शार्प रेशियो का मतलब सिंपल है, मैंने पहले भी कहा था कि हर एक कदम रिस्क के लिए आपने कितने रिटर्न बनाया। हायर द नंबर बेटर द शार्प रेशियो, बेटर द प्रोडक्ट। अगर एक कदम रिस्क का लेता हूं और अब मैं 2% का रिटर्न बनाता हूं, हर एक परसेंट ऑफ रिस्क के लिए 2% का रिटर्न बनाता हूं, एज अगेंस्ट 1% ऑफ रिस्क के लिए 1% का रिटर्न कमाता हूं, तो 2 का शार्प रेशियो अगर जहां पे है वो प्रोडक्ट इज बेटर देन 1 का शार्प रेशियो। तो ये कुछ पैमाने हैं, अगर इसके आप अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ निवेश करना। बिल्कुल, और इस तरीके से आप स्मार्ट निवेशक और भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब नितेश, एक बात तो तय है कि बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ही आपको कम रिस्क ही होता है और आपको एक बेहतर रिटर्न देता है, लेकिन ज़रूरी ये जानना है कि वो बैलेंस पोर्टफोलियो आखिरकार होता कैसे है, तो ये आप बता दीजिए। बिल्कुल। स्मिता, जब हम एक बैलेंस पोर्टफोलियो देखते हैं तो मैं बोलता हूं कि इन्वेस्टिंग में एक ही तरीके का फ्री लंच अवेलेबल है, जिसको हम फ्री लंच बोलते हैं। वो है आपका असेट अलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर आप आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके टाइम होराइजन के हिसाब से उसमें ऐसे असेट क्लास रखते हो कि फॉर एग्जांपल इक्विटी जब ऊपर जाएगा तो गोल्ड शायद इतना अच्छा नहीं करेगा, या आपको डेट है वो एक स्टेबल रिटर्न देगा। तो हमारे पोर्टफोलियो में स्मिता ऐसे एसेट क्लासेस चाहिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चाहिए जो एक साथ मूव ना होवे, एक ऊपर जाए एक नीचे जाए, एटलीस्ट एक स्टेबल रहे जब दूसरा नीचे जा रहा है, राइट। तो इसीलिए इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड फॉरेन इक्विटी, अगर ये 4 असेट क्लास को आपने जोड़ दिया तो मुझे लगता है एक सॉलिड पोर्टफोलियो बन सकता है। पर उसका मिश्रण, उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई 35 ईयर ओल्ड है और वो 10+ ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका 70% इक्विटी में वो निवेश कर सकता है। मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स है। 10% डेट, उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, आपका क्रेडिट रिस्क फंड हो गया, और 20% गोल्ड प्लस ग्लोबल इक्विटी।
तो गोल्ड फंड से या जो पैसिव फंड से ग्लोबल इक्विटी में, फिलहाल तो अभी सेबी ने तो रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, अभी नहीं डाल सकते पैसे, बट उसके जगह आप कोई इक्विटी फंड्स या तो कोई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जो ग्लोबल इक्विटी में निवेश करते हैं, उससे तो 70% इक्विटी, 10% डेट, 20% गोल्ड एंड ग्लोबल इक्विटी। इससे क्या कर रहे हैं हम स्मिता, पोर्टफोलियो में ऑप्टिमम एक ट्राई कर रहे हैं, एक असेट एलोकेशन हो जाए और डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए। उस हिसाब से एक रिस्क को आप कम कर देंगे और उसी से आप एक रिटर्न बढ़ा सकते हो। तो जैसे हम बात कर रहे हैं पूरे शो में कि रिस्क को आप फिक्स कर सकते हो, रिस्क को आप एक अंदाज तक कम कर सकते हो, और उसका तरीका है आपका डाइवर्सिफिकेशन, असेट एलोकेशन एंड ऑफ कोर्स जैसे ऋषिकेश ने बताया, जब आप फंड सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके वेरियस रेशियोज आप देखेंगे, तो उससे आप आपके पोर्टफोलियो को रिस्क को डेफिनेटली कम कर सकते हो। लेकिन एक और रिस्क होता है, और ये मैं आप दोनों ही लोगों को से कहना चाहूंगी, वो रिस्क होता है सुनी सुनाई बातों में आ जाना। और ये अक्सर हम देखते हैं कि लोग ये करते हैं, उनको लगता है किसी और के पोर्टफोलियो में कोई फंड है जो उसके पास नहीं है और वहां अच्छा कर रहा है, तो मुझे भी वो ले लेना चाहिए। ऐसे में अभी के जो मार्केट की सिचुएशन है ऋषिकेश, उसके हिसाब से अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में वाकई में कुछ शामिल करना है, किसी तरीके का एसेट मिक्स करना है, तो वो एसेट मिक्स करने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? स्मिता जी, बहुत सरल सी चीज़ें मैं हमेशा यही कहता हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी आएंगे, लेकिन आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया, एक रणनीति आपने आंक ली, उस रणनीति के हिसाब से आप निवेश करते जाइए। डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगे, रिसेंसी बायस, कॉग्निटिव बायसेस हम फाइनेंस के टर्म्स में कहते हैं कि अगर कुछ अच्छा चल गया तो पूरी दुनिया उसमें निवेश करने के लिए चली जाती है। जैसे गोल्ड ने बहुत अच्छा निवेश कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि मैं अपनी रणनीति छोड़ के गोल्ड में निवेश कर लूँ? नहीं, अगर मेरा लक्ष्य 14-15% का रिटर्न बनाना है और अगर मेरा पोर्टफोलियो 14-15% बना रहा है, तो मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हूँ? तो कोई अगर वो रणनीति का भाग बन सकती है तो उसको जरूर बनाइए, लेकिन डिस्ट्रैक्ट ना होइए और कहीं और भटकना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहिए। क्या हिसाब से नितेश, अगर अभी के टाइम पे जिस तरीके का मार्केट है, इसमें क्या सच में अपने गोल को छोड़कर सुनी सुनाई बातों पर मार्केट को देखते हुए निवेश करना चाहिए, या फिर अपना जो एक गोल तय किया है आपने उसके साथ स्टिक रहना चाहिए? स्मिता, आप जैसे बता रहे थे, एक बहुत बड़ा रिस्क है, शायद उसकी हमने बात नहीं की, वही आपका साइकोलॉजी। आपके रिस्क को आपके खुद को आप मैनेज करेंगे, आपके इमोशन को मैनेज कर रहे हो ना, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट है। तो सुनी सुनाई बात पे बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। जैसे ऋषिकेश भी बता रहे थे, अगर ये टाइम पे गोल्ड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, सिल्वर बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, वो हो गया है, शायद ये कंटिन्यू नहीं होगा। तो आपको अगर फोमो फील हो रहा है, फोमो से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो शायद इधर बचने की जरूरत है और आपके गोल पे डटे रहेंगे। आपका जो ओवरऑल प्लानिंग है, आपका अगर एसेट एलोकेशन हिल गया है स्मिता, बिकॉज गोल्ड बहुत परफॉर्म कर दिया और आपका 10% का गोल्ड 20% एलोकेशन हो गया, तो इनफैक्ट ये टाइम हो सकता है कि उसको आप ट्रिम करें, उल्टा कि उस पर ओवरबोर्ड जाने की जगह पे आप उसको ट्रिम करें। बिकॉज आपका एसेट एलोकेशन आपको पता है, आपका रिस्क प्रोफाइल पता है, आपके कंट्रोल में मार्केट नहीं है, आपके कंट्रोल में आपके इमोशन से, आपके गोल से आपका रिस्क प्रोफाइल और आपका होराइजन है। तो उस पर ही फोकस करना चाहिए और बिल्कुल किसी और का पोर्टफोलियो देख के अपने को फोमो फील निकलने की जरूरत नहीं है। ये है नितेश और ऋषिकेश, आप दोनों ही लोगों से मेरा ये मैं कहना चाहूंगी कि कमाल की बात तो यह है कि सिर्फ निवेशक ही नहीं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी फोमो हो जाता है और उन्हें ये लगता है कि कोई एसेट क्लास अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो या तो वो मेरे पोर्टफोलियो में, या तो मैं जिसको एडवाइस कर रहा हूँ उसके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। बहरहाल बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन आप लोगों ने बताया कि कैसे पोर्टफोलियो में अगर रिस्क है तो उसको फिक्स किया जा सकता है, और हाँ, रिस्क ही फिक्स किया जा सकता है, रिटर्न नहीं, वो एक्सपेक्टेशंस पे छोड़ देना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, ऋषिकेश आपका भी और नितेश आपका भी। और इसी के साथ मनी गुरु के इस सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।